नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत। आज कक्षा 7 है, विषय विज्ञान है, अध्याय दूसरा है प्राणियों में पोषण, यानी प्राणियों में किस प्रकार से पोषण होता है उनके प्रश्नों का हम उत्तर करेंगे। तो प्रश्न इस प्रकार से हैं, हल करते हैं उनको। प्रश्न पहला है, उच्च शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मानव पोषण के मुख्य चरण हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखा है इसमें यहाँ पर अंतःग्रहण आएगा, यहाँ पर पाचन, यहाँ पर अवशोषण, यहाँ पर स्वांगीकरण और यहाँ पर निष्कासन। ये देखिए क का नीचे उत्तर दे रखा। मानव पोषण के मुख्य चरण अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन है। फिर प्रश्न ख है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है। तो यहाँ पर उत्तर दे रखा, देखिए आप नीचे, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। यहाँ पर आपको यकृत लिखना है, ये नीचे उत्तर दे रखा है। फिर अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिक्त स्थान का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर आएगा पाचक रसों का स्राव होता है, यहाँ पर पाचक रसों का स्राव होता है। फिर यहाँ पर ग में शुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रबद्ध होते हैं जो क्या दीर्घ रोम कहलाते हैं। यहाँ पर दीर्घ रोम आ जाएगा, ये नीचे देखिए उत्तर दे रखा है। फिर 6 में अमीबा अपने भोजन का पाचन रिक्त स्थान में करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा खाद्यदानी में करता है। यहाँ पर देखिए अमीबा अपने भोजन का पाचन 6 में दे रखा है, नीचे उत्तर में अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्यदानी में करता है। प्रश्न दूसरा सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है, क्या है सत्य असत्य। तो यहाँ पर ये देखिए नीचे असत्य लिखा हुआ है। जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती हैं, इसका क्या होगा सत्य असत्य। तो यहाँ पर ये देखिए नीचे लिखा ख में सत्य, ये सत्य है। फिर है पित्ताशय में पीत रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, सत्य असत्य। तो इसका भी होगा सत्य, ये नीचे दे रखा है। फिर है ग में रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं, सत्य असत्य। तो यहाँ पर सत्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा है, निम्न में से सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। तो वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है, क्या है, राइट का निशान लगाना है। तो वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह उसका क्या नाम होगा, अमाशय, मुख, शुद्रांत्र या वृद्धांत्र। तो इसका होगा शुद्रांत, यहाँ पर ये निशान लगा रखा है। फिर है जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह क्या होता है, अमाशय में, ग्रीशिका में, शुद्रांत्र में या वृद्धांत्र में। तो इसका उत्तर होगा वृद्धांत्र। नेक्स्ट प्रश्न चौथा है, ए में दिए गए कथनों का मिलान बी में दिए गए कथनों से कीजिए। तो कॉलम ए दे रखा है और कॉलम बी। कॉलम ए में दे रखा है खाद्य घटक और कॉलम बी में दे रखा पाचन के उत्पाद। तो यहाँ पर खाद्य घटक है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर प्रोटीन, फिर वसा, और पाचन के उत्पाद है वसा अम्ल, ग्लिसरॉल, शर्करा और एमिनो अम्ल। तो यहाँ पर देखिए नीचे उत्तर दे रखा है, यहाँ पर मिला लिए हैं मैंने। खाद्य घटक और पाचन के उत्पाद, कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाएगा शर्करा यहाँ पर, फिर प्रोटीन में आ जाएगा एमिनो अम्ल और वसा में आ जाएगा वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5वां है, दीर्घ रोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या हैं। तो इसका उत्तर होगा दीर्घ रोम शुद्रांग की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है, जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर भी कहते हैं। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र पर बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में सुख समृद्धि राय को जाल फैला रहता है, सत्ता से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिका में चला जाता है। फिर प्रश्न है 6, पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक में पाचन में सहायता करता है। तो इसका उत्तर है पित्त रस का स्राव यकृत में करता है, जिसे पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित किया जाता है। पित्ता वसा के पाचन में मदद करते हैं। फिर प्रश्न 7वां, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताइए। तो उत्तर है, इसका कारण यह है कि सेलुलोज के पाचन के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। रूमिनेट की आहार नाल मनुष्य के आहार नाल से बड़ी होती है, इसलिए सेलुलोज रूमिनेट द्वारा
पचाया जा सकता है लेकिन मनुष्य द्वारा नहीं। यहाँ पर पचाया होगा ना कि बचाया, पचाया जा सकता है लेकिन मनुष्य द्वारा नहीं। प्रश्न 8वां, क्या कारण कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है क्योंकि कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में आसानी से टूट जाता है और ऊर्जा निकल जाती है। प्रश्न 9 है, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रिया संपादित होती है? तो पहले में दे रखा पचे, भोजन का अवशोषण, रिक्त स्थान, फिर दूसरे में भोजन को चबाना, रिक्त स्थान, फिर जीवाणु को नष्ट करना, रिक्त स्थान, और भोजन का संपूर्ण पाचन, रिक्त स्थान, मल का निर्माण, रिक्त स्थान। तो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा पचे, भोजन का अवशोषण किस में होता है? शुद्रांत में, छोटी आंत में होता है। और भोजन को चबाना किस में होता है? मुख गोहिका में। यहाँ पर ये देखिए नीचे उत्तर लिखा हुआ है। फिर जीवाणु नष्ट करना यहाँ पर आ जाएगा अम्माशय। फिर भोजन का संपूर्ण पाचन क्या कहलाएगा? शुद्रांत यानी छोटी आंत में होगा। फिर मल का निर्माण वृहद आंत यानी बड़ी आंत में होता है। इस प्रकार से प्रश्न 10वां है, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है समानता। भोजन के पाचन तथा उससे प्राप्त ऊर्जा की प्रक्रिया अमीबा के साथ साथ इंसानों में भी समान है। अमीबा भोजन में पाचन रस स्रावित होता है जो भोजन पर कार्य करते हैं और इससे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। धीरे धीरे भोजन अवशोषित होता है। इसी तरह मानव में भी भिन्न भिन्न पाचक रस, पेट आदि भोजन में मिलकर काम करते हैं इसे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। अंतर क्या है? अमीबा में पाचन प्रक्रिया सरल है जबकि मनुष्य में एक जटिल प्रक्रिया है। अंतर ग्रहण और उत्सर्जन की प्रक्रिया में भी काफ़ी भिन्नता होती है। अमीबा अपने भोजन को पदार्थ के माध्यम से पकड़ते हैं और अवशोषण के पश्चात बिना पका हुआ भोजन खाद्यान्नी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जबकि मनुष्य में भोजन मुंह के अंदर ले जाया जाता है और पाचन अवशोषण की एक जटिल प्रक्रिया से गुजरता है। अंत में बचा हुआ पदार्थ मल के रूप में निकल जाता है। फिर प्रश्न 11वां है इस प्रकार से, तो यहाँ पर भी इसको मिलाना है। अमाशय ख में आमाशय में आ जाएगा लाला रस स्रावित करना, यकृत में पित्तरस का श्रवण, और मलाशय में मल त्याग, और शुद्रांत्र में पाचन का पूरा होना। फिर 12वां है, इसमें चित्र बनाने हैं। प्रश्न 13वां, क्या हम केवल हरी सब्जियां घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते? चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है कच्ची पत्तेदार सब्जियां और घास सेलुलोज से समृद्धि हैं। मनुष्य सहित कई जानवर सेलुलोज को पचा नहीं सकते क्योंकि उनके पास विशेष एंजाइम और कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया नहीं होते जो सेलुलोज को पचा सकते हैं। इसलिए हम उन सब्जियों को पकाते हैं और सेलुलोज को सरल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देती है। हम केवल सब्जियों को पके हुए रूप में लेकर खा सकते हैं और उसको पचा सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर कर लिए हमने। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।